स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है दमदार 10 का। रोज की तरह दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीरों के साथ। इस समय जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में हैं। फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के साथ काइट फेस्टिवल में मौजूद है। इससे पहले मोदी उन्हें लेकर साबरमती आश्रम भी गए थे। थोड़ी देर में दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल मीटिंग होगी। मीटिंग में भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में कई बड़ी डील होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त अहमदाबाद से सीधे सामने आ रही है, जहां भारतीय संस्कृति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को बताते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक चीज को, एक एक वस्तु को अपने आप प्रधानमंत्री समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीरें हैं ये भारत के लिहाज से काफी अहम है। 25 साल रणनीतिक जो रिश्ते हैं दोनों ही देशों के बीच में वो पूरे हो रहे हैं, और ऐसे में ये दोनों ही देशों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हों। ऐसे वक्त में जब अमेरिका भारत पर सैंक्शंस लगा रहा है, 50% टैरिफ लगा दिया गया है, ऐसे में यूरोप में और क्या गुंजाइशें हो सकती हैं, क्या और उम्मीदें हो सकती हैं, कैसे अपने व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो और देशों के साथ मजबूत किए जा सकते हैं, इसमें जर्मनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इसीलिए जर्मनी के साथ भारत के रिश्ते वक्त के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अहमदाबाद से सामने आ रही हैं। काइट फेस्टिवल जिसका आयोजन अहमदाबाद में किया जाता रहा है और इसी का हिस्सा बन रहे हैं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। साबरमती आश्रम में भी भारत के इतिहास के बारे में प्रधानमंत्री ने खुद फ्रेडरिक मर्ज को जानकारी दी। और अब जो काइट फेस्टिवल चल रहा है, जहां भारत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, भारत की संस्कृति देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जर्मनी चांसलर को समझाते हुए, जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो तस्वीरें हैं विनोद जी, इन तस्वीरों को कैसे समझेंगे हम, इन तस्वीरों को कैसे बताएंगे हम ऐसे वक्त में जब भारत पर कई तरीके के दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। अगर जर्मनी के चांसलर भारत आ रहे हैं, भारत की संस्कृति को समझ रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी कि आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक सकारात्मक खबर से कर रहे हैं, वरना नहीं तो बांग्लादेश, ईरान, वही लड़ाई झगड़े की खबरें। तो एक अच्छी खबर है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जर्मन चांसलर अहमदाबाद में मौजूद हैं। गांधी जी के साबरमती आश्रम में गए हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जिस तरह ट्रंप की पूरी मोनोपोली, दादागिरी या मनमानी विश्व व्यवस्था को ध्वस्त करने में जुटी हुई है, ऐसे में अब अभी एक खबर आई कि उन्होंने अपने को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया कार्यकारी। अब ये अद्भुत बातें हो रही हैं अजीब तरह की। और यूरोप को भी धमका रहे हैं ट्रंप। भारत के ऊपर टैरिफ तो लगा ही दिया है, और यूरोप को भी धमका रहे हैं, नाटो को धमका रहे हैं। ऐसे में जर्मनी को भी भारत की ज़रूरत है और भारत को भी जर्मनी का बाजार ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, यूरोपीय देशों में, नाटो देशों में जर्मनी और फ्रांस दो देश ऐसे हैं जो अमेरिकी प्रभुत्व के सामने थोड़ा बहुत अपना स्टैंड भी लेते हैं। इंग्लैंड तो बिल्कुल उनके एकदम कदमों पे रहता है। बाकी देश, जर्मनी, क्योंकि उनका एक इतिहास है, अतीत है दोनों देशों का, और उस इतिहास के कारण वो एकदम से अमेरिकन लाइन टो नहीं करते। और इसीलिए जब जर्मन चांसलर आए हैं और भारत के साथ उनका ये समझौता भी होगा। अभी हम लगातार भारत तो अपना बाजार देख रहा है। अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ लगा के हमारे आयात को जो है, जो हम भेजते हैं वहाँ निर्यात करते हैं, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की है। उसके विकल्प के रूप में भारत ने तमाम नए देशों में अपने बाजार को खोजना शुरू किया है। इसी के तहत न्यूजीलैंड से FTA हुआ और भी कई देशों से हुआ है, और जर्मनी के साथ भी समझौता हो रहा है। मुझे लगता है उस दृष्टि से विश्व और विश्व व्यवस्था के लिहाज से भारत की भूमिका चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में ये यात्रा बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है, और मुझे लगता है इससे कुछ सकारात्मक परिणाम दोनों देशों के हित में निकलेंगे। बिल्कुल। आज की इस यात्रा के बारे में अगर बात करें तो ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में भी, रक्षा क्षेत्र में भी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी आज जो ये दौरा है जर्मनी चांसलर का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अवधेश जी, भारत देख रहा है कि कैसे जितने सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं उससे अपने हितों को कैसे साधा जाए, हम दूसरे विकल्प कैसे देखें ताकि भारत का जो मार्केट है, जो व्यापार है, या भारत के जो लोग हैं उन्हें कम से कम नुकसान उठाना पड़े। देखिए, फ्रेडरिक मर्ज का ये एशिया का भी पहला दौरा है। 8 महीने पहले वो चांसलर बने थे। भारत का भी पहला दौरा है।
और इस नाते महत्वपूर्ण है कि अभी तक ये पहली बार है जब कोई चांसलर एशिया के दौरे में पहले जापान और चीन नहीं गया है। सामान्यतः वहाँ की परंपरा में पहले जापान जाते थे, चीन जाते थे, उसके बाद भारत आते थे। तो इस नाते इसका महत्व है। इसमें तीसरी बात है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनोद जी ने कहा वो तो है ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के जो राजदूत है फिलिप एंकरमैन, उन्होंने इनके आने से पहले हमारे डिफेंस सेक्रेटरी से भेंट की है। दोनों के बीच लंबी मुलाकात हुई है और उनके जो पूरे बयान है उसमें देखेंगे तो उसमें यह कहा जा रहा है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें रक्षा और सुरक्षा की दिशा में हमारा सहयोग और हमारा द्विपक्षीय रिश्ता काफी आगे बढ़ने वाला है। तो इस समय जो जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चेंज हुआ है, रक्षा और सुरक्षा दोनों बातें हो रही है। अभी मतलब भारत और जर्मनी मिलकर जो पनडुब्बी बनाने के लिए भारत ने जो अपना उसके जो डिफेंस के जो संबंध है और जो हमारा सप्लाई चेन है उसके जो विविधीकरण है कि हमारा एक देश के साथ नहीं हो, कई देशों के साथ मिलके हम बनाए और आगे बढ़े, उसमें जर्मनी भी है। पनडुब्बी वाला समझौता शायद हो जाएगा, $8 बिलियन का जो है 6 पनडुब्बी भारत और जर्मनी मिलके बनाएंगे, वो आ रहा है। तो इस समय जर्मनी का जो पहला महत्व है वो ये है कि इस समय भारत और जर्मनी दोनों के बीच इस बात को लेकर कंपटीशन है कि आने वाले समय में कौन तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। क्योंकि हमने सबको पीछे ये अब जर्मनी से कंपटीशन है, चौथे स्थान के आगे पीछे हम लोग हैं, दोनों को पढ़ते हुए। सेकंड है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय धक्का दिया है उसके बाद वर्ल्ड की जो आपूर्ति श्रृंखला है और व्यापार है उसको कैसे आपस में किया जाए। और आपको पता है कि भारत जो है अलग अलग यूरोपीय देशों के साथ और यूरोपीय संघ के साथ FTA कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। ये साढ़े $51 अरब का हमारा इनके साथ व्यापार है, बड़ा संतुलित व्यापार है दोनों देशों के बीच में। पूरे यूरोपीय संघ का 25% अकेले व्यापार हमारा जर्मनी के साथ है और दुनिया का 9वां बड़ा निवेशक हमारे साथ ये है। लेकिन इस यात्रा का महत्व है कि जब आप शुरुआत गांधी जी के आश्रम से कर रहे हैं तो उसका एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि भारत में वो कहाँ आएंगे ये भारत तय करता है, इसके द्वारा एक विश्व को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गांधी हमारे देश में, गांधी का अर्थ भारत है, भारत का गांधी का अर्थ है कि गांधी जी ने जो संदेश दिया है दुनिया की समस्याओं का समाधान उसी में निहित है, उसमें अहिंसा है, उसमें सह अस्तित्व की बात होती है दुनिया के स्तर पर। तो वहां से और कुछ बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, वो सूत काट के। अभी जर्मन चांसलर के मैंने पढ़ा है कि वो जो हमेशा जो गांधी जी पर जो सूत का माला चढ़ाया जाता है वो लेके आए हैं। वो तस्वीरें आई थी ना जब पूरा साबरमती आश्रम प्रधानमंत्री ने घुमाया है, एक एक चीज की जानकारी प्रधानमंत्री ने दी है। और जैसा आपने कहा कि पहला दौरा है जर्मनी चांसलर बनने के बाद फ्रेडरिक मर्ज का और पहली बार वो भारत आए हैं, इसी से काफी उम्मीदें खुल जाती हैं। अब दूसरी खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बाज नहीं आ रहा है। मुनीर ने एक बार फिर LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत के खिलाफ साजिशें तेज कर दी हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तानी ड्रोन ने एक बार फिर LOC के पास मंडराना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास पाकिस्तान के कुछ संदिग्ध ड्रोन मंडराते हुए देखे गए। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई जिलों में पाकिस्तानी ड्रोन LOC के ऊपर बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए देखे गए। ड्रोन देखते ही भारतीय सेना हरकत में आ गई। ड्रोन पर मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग की गई, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गए। पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश के बाद सरहद पर सेना पहले से भी ज्यादा अलर्ट हो गई है। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश के बाद यह सवाल है कि क्या मुनीर एक बार फिर कोई कांड करने वाला है? पाकिस्तान ने LOC पर ड्रोन क्यों भेजे? क्या ड्रोन के जरिए वो पाकिस्तान भारतीय चौकी की रेकी कर रहा है या फिर ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भारत भेज रहा है? अब पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक कई ड्रोन LOC की तरफ भेजे गए। जम्मू राजौरी के नौशेरा सेक्टर में हरकत देखी गई है। राजौरी सेक्टर में तेरियात के खब्बार गांव के पास शाम 6:35 पर ड्रोन देखा गया। इस ड्रोन की लाइट चमक रही थी और ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये ड्रोन दक्षिण पश्चिम में कालाकोट तहसील के धर्मसाल गांव की तरफ से आया और उसके बाद उत्तर पूर्व में रियासी के भराख की तरफ चला गया। इसी तरह नौशेरा सेक्टर में गनिया कलसिया गांव के इलाके में भी ठीक शाम के 6:35 पर ड्रोन देखे जाने के बाद सेना के जवानों ने मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग की। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के चक बबराल गांव में भी शाम 7:15 पर एक ड्रोन कुछ मिनटों तक मंडराता
देखा गया है। पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। तो देखिए, ये जब देखो ड्रोन कैसे देखे गए गोलियां उसके जा बाद रही से ही एलओसी पर भारतीय सेना हरकत में आ गई है और इन ड्रोन को मार गिराया गया है। लेकिन जो सवाल विनोद जी है वो यही है कि बुरी तरह पिटने के बाद, मुंह की खाने के बाद, खुद घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाने के बाद आखिर आसिम मुनीर चाहता क्या है? ये ड्रोन भेजने के पीछे क्या साजिश नजर आती है? देखिए प्राची, हमारे यहाँ एक कहावत है, हालांकि किसी देश के बारे में उस तरह कहावत नहीं कहनी चाहिए, लेकिन चूंकि वक्त ऐसा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ जाता है। पाकिस्तान के लोगों से और मुनीर को मैं अलग करके देखता हूँ। मुनीर को की अपनी जो सत्ता है वहाँ पर, वो उसको बनाए रखने के लिए वो भारत विरोधी माहौल बनाए रखना चाहते हैं पाकिस्तान में। और शबीर शाह की सरकार, शबीर ये क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ की सरकार जो है वो कठपुतली है उनकी पूरी तरह से। वो भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ा करके कोशिश ये कर रहे हैं कि वो संदेश देना चाहते हैं अपने लोगों को कि भाई देखिए हम दबे नहीं, हम डरे नहीं, ये नहीं। तो वो एक गीदड़ भभकी वाली बात है। हमारी सेनाएं सतर्क हैं, अलर्ट हैं, ऑपरेशन सिंदूर में अपना शौर्य दिखा चुकी हैं, और अगर फिर कोई ऐसी हरकत की गई तो इस बार शायद बहुत महंगा पड़ सकता है उनको। इसलिए मेरा तो मशवरा यही है कि मुनीर साहब अपनी हरकतों से बाज आएँ और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो शांति बनी है ऑपरेशन सिंदूर के संघर्ष विराम के बाद, वो बनी रहे तो बेहतर है दोनों देशों के लिए। वो अपनी आंतरिक समस्याओं को देखें। बलूच वहाँ पर जो है रोज उनके लिए जो है पख्तून बॉर्डर पर वो शांति है, कहीं तो उनके यहाँ शांति है नहीं। हाँ। इमरान खान के लोग अलग संतोष कर रहे हैं सब जगह। तो वो खाली ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भारत की ओर अपना रुख करते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि भारत के साथ टकराने का उनके लिए बहुत ही नुकसान होगा इस बार। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टिल दैट इज इन क्या कहते हैं वो, उसमें ऑन है वो। ऑन है। तो वो ऑन है, तो अगर कोई ऐसी हरकत हुई जिसे पाकिस्तान का हाथ सीधे सीधे पाया गया तो निश्चित रूप से भारत उसका कड़ा जवाब देगा और देने में सक्षम है। और भारत समय समय पर ये बता भी रहा है, भारत बार बार ये बता रहा है, चेतावनी भी दे रहा है कि अगर एक भी आंख गलत नियत से भारत की तरफ उठाकर देखी तो इस बार भारत छोड़ने वाला नहीं है, भारत बख्शने वाला नहीं है। इसके बावजूद बाज नहीं आता है पाकिस्तान, इसके बावजूद अपनी जो कायराना करतूत है उनको पूरी तरीके से जारी रखता है। इससे यही समझ में आता है कि पाकिस्तान अपनी जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश अवधेश जी बेशक कर ले, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो समय समय पर तस्वीरों के जरिए आती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया में थू-थू हुई है उसके बारे में। नहीं, इस समय जो जनरल मुनीर की रणनीति है वो बहुत स्पष्ट है। एक और बांग्लादेश के उथल पुथल में आईएसआई की भूमिका बढ़ी है कि भारत को उस तरफ से घेरो, और दूसरी ओर चूंकि इस समय अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध जो पहले का वातावरण था वो बदल गया है। ट्रंप उनका इस समय ट्रंप का उनका साथ है, तो इसका लाभ उठाते हुए भारत को फिर से जो है कोशिश करो, क्योंकि आतंकवादी अड्डे जो थे और जो भी महत्वपूर्ण स्थल थे ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त कर दिए गए, लेकिन जो बाद में पैसे दिए हैं सरकार ने उससे माना जा रहा है कि वो सब जगह फिर से पुनर्निर्मित हुए हैं। तो तीन बातें हुई हैं। पहला कि भारतीय सेना ने, सुरक्षा बलों ने वहां से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन था वो कुछ पकड़ा है। सेकेंड, जो हमारे पास कुछ तस्वीरें आई हैं उससे बताया जा रहा है कि पहले जिन जिन जगहों से घुसपैठ हो रही थी वहां कुछ गतिविधियां दिखी है। और तीसरी घटना के रूप में जब एक साथ आपको राजौरी, सांबा, जम्मू तीनों में अलग अलग सेक्टरों में अगर ड्रोन देखे जा रहे हैं जिन ड्रोन से हथियार है, तो एक सीरियस सिचुएशन पैदा हुई है। और यह भी कोशिश है कि भारत को इधर उलझा के रखो। संभव है कि अमेरिकी रणनीति भी हो कि भारत अगर उठ के खड़ा हो रहा है दुनिया में, चीन की भी रणनीति हो सकती है। वो सब टेररिज्म को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कोई न कोई एक होगी कि भारत घिरा रहे। क्योंकि इस समय भारत अगर अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने के संदर्भ में है, डेनमार्क के रक्षा संसद के रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष कह रहे हैं कि डेनमार्क पर अगर हमला करता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा, भारत हमारा सहयोग करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति अगर कह रहे हैं कि भारत की इस समय भूमिका महत्वपूर्ण है और भारत इस समय शांति स्थापित करने में आगे आ सकता है, तो यह संभव है कि भारत को अपने अंदर घेरने के लिए भी कई प्रकार से कोशिशें चल रही हैं और उसका लाभ मुनीर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अब आगे कोई भी घटना होगी तो केवल आतंकवादियों की घटना नहीं मानी जाएगी। मैं आपको बीच पे रोक रही हूं, अहमदाबाद एक बार फिर से लिए चल रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज एक साथ दोनों मौजूद हैं और आज काइट
फेस्टिवल का आयोजन अहमदाबाद में हो रहा है और इसी काइट फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और देखिए पतंग उड़ाते हुए पीएम नजर आ रहे हैं। वो जो खुली गाड़ी है उसमें फेडरिक मर्ज भी उनके साथ मौजूद हैं। भारत का झंडा इस पतंग पर लगा हुआ है और प्रधानमंत्री खुद पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और भारत का जो कल्चर है या मकर संक्रांति पर पतंग का जो महत्व है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने एक जानकारी जर्मनी चांसलर को दी भी है और अब खुद पतंग उड़ाते हुए भारत की उड़ान, आप देखिए भारत आसमान में जितना ऊंचा उड़ रहा है, भारत की जो उड़ान इस वक्त पूरी दुनिया में है उसी की एक झलक इस वक्त दिखती हुई नजर आ रही है। सेल्फी ले रहे थे आप, अगर अभी भी दृश्य देखेंगे जब मंगोलिया गए थे राष्ट्रपति को पहली बार देखा गया, आइए सेल्फी लेते हैं, तो मंगोलिया का राष्ट्रपति जैसे छोटे बच्चे, अबोध बच्चे का मुंह प्रसन्न हो जाता है वैसे देख रहे थे। अब क्या है कि इस तनाव के बीच ये भी एक कूटनीति का अहम हिस्सा है कि पहले एक संबंधों को एक नॉर्मल वातावरण बना दिया जाए। बातचीत के पहले ये वहां बुलाकर के एक सामान्य वातावरण बनाए, दोनों मुस्कुरा रहे हैं कि दुनिया में जो मैसेज जा रहा है इस समय कि आखिर जर्मन का चांसलर आया है, यूरोप के मतलब इस समय सबसे प्रभावी देश, जैसा इन्होंने कहा फ्रांस सबसे प्रभावी देश का, सबसे संपन्न देश का चांसलर हमारे देश में आया हुआ है और दुनिया के एशिया के इस समय सबसे आगे बढ़ता हुआ देश है। तो ये दो शक्तिशाली देशों के चांसलर अगर इतने तनाव में पतंगबाजी कर रहे हैं तो ये दुनिया के लिए एक संदेश होता है कि महात्मा गांधी के देश से कैसे हम शांति के बीच भी वार्ता करके आपको दे सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं, तनाव में रहने की बहुत आवश्यकता नहीं। लेकिन दोनों नेता एक साथ पतंग की डोर थामे हुए हैं। बहुत दिलचस्प है कि एक महात्मा गांधी का देश है, दूसरा आइंस्टीन का देश है। जर्मनी जो है आइंस्टीन का देश है और गांधी और आइंस्टीन के रिश्ते भी बहुत शानदार थे। आइंस्टीन ने ही कहा था ना गांधी जी के बारे में कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएं कि गांधी जैसा हाड़ मास का पुतला इस धरती पर हुआ है। तो ये भी एक सांस्कृतिक और वैचारिक संबंधों की एक बात है और पतंगोत्सव तो गुजरात की एक तरह से सांस्कृतिक विविधता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात में, उसके बाद से उन्होंने इस पतंगोत्सव को बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया। जो भी आप देखिए, जो भी वीवीआईपी समय जनवरी के दौरान गुजरात जाते थे, उस समय भी जब चीफ मिनिस्टर थे तब मोदी जी उनको पतंगोत्सव दिखाने ले जाते थे। आपको याद होगा एक बार सलमान खान को उन्होंने से पतंग उड़वाई थी उन्होंने, और जो भी मतलब तमाम सारे लोग जो है। तो दो चीजें तो गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, एक वाइब्रेंट गुजरात का उत्सव और दूसरा काइट फ्लाइंग। यहाँ जर्मनी चांसलर की जो उत्सुकता है इस पतंग को लेकर, जैसे ही प्रधानमंत्री डोर हाथ में थामते हैं, फेडरिक मर्ज भी हाथ लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी पतंग को उड़ा सके। ये पतंग कूटनीति का, हाँ, ये पतंग राजनय का, पतंग कूटनीति का एक अनुपम उदाहरण है। दुनिया सीख सकती है, ट्रम्प साहब भी सीख सकते हैं, पुतिन सीख सकते हैं, शी जिनपिंग सीख सकते हैं। सबके लिए इसमें सीखने का है। हाँ। कि देखिए कोई भी फैसले, एक सैनिक को भी अगर युद्ध लड़ता है तो मन को पहले शांत करना पड़ता है कि हम निशाना कहाँ लगाएं। तो ये गांधी के देश में और हमारे ऋषि महात्माओं के देश में पहले मन को शांत करो कि किसी कठिन परिस्थिति में, और वो कई माध्यम होते हैं जिसमें एक माध्यम पतंगबाजी है, मनोरंजन। भारत का कल्चर फैसिनेट करता है और ये दिख भी रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। जर्मनी के जो चांसलर हैं उनके चेहरे के भाव और जो उत्सुकता है पतंग उड़ाने की वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इन तस्वीरों पर लौटेंगे, लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेना जरूरी है, जहां चुनावी माहौल के बीच में बीजेपी के ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा बीजेपी ने खोल दिया है। ईडी रेड मामले को लेकर भी बीजेपी ममता बनर्जी को अरेस्ट करने की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री को कानून के तहत अरेस्ट करने की मांग की है। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी, राजीव कुमार, सीपी मनोज वर्मा को जेल जाना चाहिए। उन्होंने ईडी के ऊपर हमला किया, कानून हाथ में लेकर संविधान का उल्लंघन किया है। शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उन पर कार्रवाई की मांग भी की। और एक और अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। आज इसरो अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। इसरो आज भारत का दिव्य दृष्टि वाला सैटेलाइट देने जा रहा है। बड़ी खबर है कि थोड़ी देर में इसरो PSLV C62 मिशन के तहत सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो साल 2026 का पहला सैटेलाइट जो है वो इस वक्त लॉन्च कर रहा है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। ये सीमा पर निगरानी के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO EOS-N1 मेन पेलोड EOS-N1
हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो सीमा निगरानी, छिपे लक्ष्यों की पहचान और पर्यावरण मॉनिटरिंग में क्रांति लाएगा। EOS N1 अन्वेषा के साथ 18 सहयात्री सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष जाएंगे। इस लॉन्चिंग में सबसे खास EOS N1 अन्वेषा है, जिसे दिव्य दृष्टि वाली सैटेलाइट कहा जा रहा है। ये सैटेलाइट डिफेंस सेक्टर में भारत की ताकत को मजबूत करेगा। इससे पाकिस्तान के आतंकवादियों की छिपने की कोशिशें और चीन की सीमा पर चालें बेनकाब हो सकेंगी। इसीलिए इस सैटेलाइट का नाम दिव्य दृष्टि रखा गया है, जिसकी लॉन्चिंग इस वक्त हो रही है। आसमान में भारत की दिव्य दृष्टि देखने को मिलेगी, जिससे सबसे ज्यादा मदद अगर कहीं पर मिलेगी तो भारत की जो सीमा है वहां पर मिलेंगी। पाकिस्तान जो कोशिश करता है घुसपैठ करने की, बार बार नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, उस घुसपैठ को रोकने में ये दिव्य दृष्टि बड़ा काम आएगा। और जो चीन की सीमा है वहां पर भी ये जो दिव्य दृष्टि है ये काम आएगी। टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राघवन, बताइए इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? ये लॉन्चिंग हो रही है, किस लिहाज से महत्वपूर्ण है? साल की ये पहली लॉन्चिंग इसरो की। इस दौरान कोर बूस्टर 4000। जी बिल्कुल, देखिए ये इसरो की साल की पहली लॉन्चिंग है और आपको ये ध्यान देना होगा कि सिर्फ 19 दिन के अंदर, 19 दिन पहले ब्लू बर्ड जो एक फॉरेन सैटेलाइट था उसको इसरो ने लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से, और 19 दिन के अंदर अंदर एक और रॉकेट जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है। तो कितनी त्वरित गति से इसरो के वैज्ञानिक जो है स्पेस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये उसकी एक बानगी है, ऐसा कहा जा सकता है। जो अभी फिलहाल PSLV-C 62 EOS 01 मिशन जो है उसका फर्स्ट स्टेज बिल्कुल नॉर्मल काम के, हमको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि पिछले साल मई में जब PSLV-C 61 रॉकेट लॉन्च किया गया था उसके थर्ड स्टेज में एनोमली देखी गई थी, दिक्कत देखी गई थी। जो चैम्बर में था वो थ्रस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से रॉकेट का जो परीक्षण है वो विफल रहा था। उसके बाद C62 आज हम उड़ान भरते हुए देख रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा होप है क्योंकि उस एनोमली को उसी वक्त एक कमेटी बनाकर ठीक कर लिया गया था। ये जो सैटेलाइट जिसमें लॉन्च किया जा रहा है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो हमारी जितनी भी जरूरतें हैं, जो एक नजर कहते हैं स्पेस से जो भारत पर रखी जानी चाहिए उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये सामरिक जरूरतों के लिए भी इसे खास तौर पर बनाया गया है। इसके अलावा इसके साथ 15 और जो पैसेंजर सैटेलाइट जिसे कहा जाता है, जिसमें विदेशी सैटेलाइट भी शामिल हैं। स्पेन का एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भी इसमें जा रहा है जो अर्थ में री एंटर करने की बात जो है उसमें कही जा रही है। कुल मिलाकर 23 मिनट का रफली ये मिशन होगा प्राची। उसके बाद 1 घंटे बाद हम देखेंगे कि जो डेब्री, जिसे स्पेस डेब्री को कम करने की दिशा में जो इसरो के वैज्ञानिक बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, जितने भी रॉकेट के हिस्से हैं उसे वापस अर्थ में री एंटर करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1.5 से 2 घंटे दिव्य दृष्टि है जो चप्पे चप्पे पर आसमान से, अंतरिक्ष से निगरानी करेगी और भारतीय सीमाओं को और भी ज्यादा सुरक्षित करेगी।